पकौड़े भी मैम कैंसिल हो जाएंगे फिर। हाँ लेकिन 1,000 करोड़ पे मारती तो क्लास लेने तो घर नहीं आती मैं फिर। आए मैम सबका नीट। दिन मेरा हेक्टिक था। मेरा हैप्पी था, मैं वैसे खुश हूँ, ठीक है खाने को मुझे नहीं मिला पर मेरे को आजकल 2 ही मील मिल पाती है। मेरी रूममेट है नहीं ना, तो तीनों टाइम खाना नहीं बन सकता इंसान से, बहुत मुश्किल है। मैम मेरा दिन हेक्टिक था, सबका हेक्टिक तो। था, व्हाट हैपेंड? तो इतने इतना मैम इतने क्या किया तूने? मैम वो फाइल बनाने का काम पड़ा हुआ है आजकल। फाइल बनाने का काम तूने इतना लंबा जो कर लिया है, अब कितना कर्सिव लिखेगी? याद है भाई, बस कर। मैम वो एक थोड़ी है मैम, वो 2 फाइल्स बनानी है, और 2 लॉग बुक, फिर उसके साथ 2 सर्वे रिपोर्ट बुक, और 8 चार्ट्स, और 15 क्वेश्चंस के आंसर्स। बेटा घर वालों की मदद ले और इस काम टीचर को में कर। सारी ड्यूटीज के स्कूल वालों ने सारी ड्यूटी शीतल को दे दी। घर वालों से कहा है कंट्रीब्यूशन ले और ये फालतू का काम बंद कर भाई। मैम ये ऐसे काम घर वाले कहाँ करते हैं, वो कहते हैं अपने आप लिखो। अच्छा, हमारे तो कोऑपरेटिव निकले फिर। ये मैम। नहीं मैम ऐसा नहीं कि कई बार लिख भी देते हैं, कई बार मुकर ऐसा जाते हैं। के बोलते हैं बाद ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा काम है, तुम खुद करो, हमसे नहीं हो रहा। अच्छा कहते हैं मैम हमने पीटी अपने सिखलाते हैं टाइम तो में वो बहुत बनाई बोलती है है पहले हमारा जब हम काम करो। पढ़ते होते थे। ठीक है, आपस में कर लो तुम दोनों बातें, नो कोई मैं बात तो नहीं। आपको बता रहा था ना। हाँ, कोई ना बेटा, ये काम निपटा ले, ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर इसमें, नीट इससे थोड़ी आएगा। कितने नंबर वो तो हम देंगे तो स्कूल में 10 में से तो 10 ही देंगे, तो इसको थोड़ा जल्दी स्कूल निपटा में ले। हाँ बेटा, इसको जल्दी निपटा ले, पता है ना तुझे फाइल ज्यादा टाइम रहती नहीं है उनके पास फिर। मैम आप करते होते थे ऐसे काम, चार्ट्स का ये सब, या करना फिर तो किसी और पड़ता, से बनवाते होते थे? बेटा करना तो पड़ता ही था क्योंकि करना पड़ेगा ही, कोई इसमें वो तो है नहीं कि मैं मना कर दूं, स्कूल वाले सुनेंगे तो है नहीं मेरी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाती थी, तो चार्ट जैसे मेरे को सबमिट कराना होता तो उसी दिन बन रहा होता था सुबह, तभी बनता था, ये मैम। क्योंकि रात को तो मैम मुझे ये याद आता सही था, बात है। 9 बजे तो मुझे याद आता था, अरे चार्ट लेकर जाना है, फिर घर से गाली पड़ती थी कि कहाँ लास्ट थे डे तुम। रिमाइंडर देते तब याद आता है। हाँ, तो घर वाले गालियां देते थे क्या, तो चार्ट वार्ट आता था कहीं से, किसी की दुकान रोक के शटर डाउन होने से पहले, फिर सुबह सुबह बनता था, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया मैंने। आओ भाई, टाइम टेबल की मुझे बात करनी है, सारे बच्चे आ गए ना? यो मैं शायद। शायद ही आया मैम। नहीं ये रुक जाओ, कुछ वापस रह गए, आए नहीं, मुझे खुद को फिर से होश बनाना पड़ेगा एक सेकंड। सिफ्टी हो गया ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। गुड इवनिंग आरुषि। देखो बेटा, टाइम टेबल का देखो ऐसा है कि बहुत ही विचार विचूर के बाद, बहुत सारे लोगों से बातें करने के बाद, आई हैव रियलाइज्ड एंड कम टू द कंक्लूजन कि जहाँ पे आप सबसे ज्यादा फंसोगे दैट वुड बी 11th। ठीक है, अभी हम 12th कर रहे हैं, 12th में कौन कौन से यूनिट बचे हैं? एक बचा है बायोटेक, और दूसरा आपका बचा है इकोलॉजी। इकोलॉजी के 4 चैप्टर है, बायोटेक के 2। बायोटेक के 2 चैप्टर एक चैप्टर की तरह ही होते हैं, इकोलॉजी के चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये 2 यूनिट तुम्हारी 12th की बची है, उसके बाद 12th तुम्हारी खत्म, ये जाएगी रिवीजन पे। ये 12th इतनी बार रिवाइज होगी क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स है, ये इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि तुम्हारे जहन में बैठ जाएगी। लेकिन नीट इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि बायो आएगी 49%, 51% आ रही है 11 से, जिसको तुम्हें छुए हुए 1 करोड़ साल हो गए, यहाँ तुम फंस गए। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ, इट हैज बिन अगस्त नाउ, आप लोग एक मेजर टेस्ट भी दे चुके हो, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ तुम सब नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब तुम में से कोई बच्चा अगर ढीला ढाला है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, मैं अब अज्यूम करके चल रही हूँ कि तुम सारे बच्चे नीट का प्रिपेयर कर रहे हो ऑन ए सीरियस नोट, राइट। तो अगर सीरियस नोट पे प्रिपेयर कर रहे हो दैट मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट द 11th, हमको 11th फिक्स करनी पड़ेगी कहीं से, क्योंकि 11th अगर तुमने 2023 में करी नहीं कम से कम 50%, तो तुम फंस गए, क्योंकि 24 आते ही तुम्हारा बोर्ड आएगा, ठीक है। बोर्ड आएंगे तो स्कूल वाले घर वाले सब तंग करेंगे, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड आएंगे, उसमें पढ़ना पड़ेगा, 12th ही पढ़ोगे 11th पढ़ोगे नहीं, फिर प्री बोर्ड के बाद बोर्ड आ जाएंगे, फिर बोर्ड के बाद 1 महीना बचेगा, और फिर ये ख्याल आता है कि ड्रॉप ले लेते हैं, सब तो ड्रॉप लेते हैं, लेकिन तुम बिना ड्रॉप के क्रैक कर सकते हो, तो तुमको ड्रॉप क्यों लेना है? ड्रॉप का एक नुकसान है, ड्रॉप करने से आप 12th भी भूल जाते हो, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाते हो, इट्स ए ड्रॉबैक। तो बेहतर ये है कि हम 11th को छेड़ लें, ठीक है। तो 11th में जो मेजर पार्ट है मैं वो छेड़ना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, दैट वुड बी फर्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी, देखी होगी आप लोगों ने, ये मैम। एंड द ये मैम। सेकंड वुड बी ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना।
ये वो पार्ट है जो इंटरेस्टिंग है। अगर ये मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर ये इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाए तो बच्चे को इंटरेस्ट इसमें आ सकता है। अब एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी में कितना इंटरेस्ट लाए यार हम, बहुत मुश्किल है। एनाटॉमी फिर भी आ जाए, मोर्फोलॉजी में नहीं आता इतना, मुझे नहीं आता। मैं तो वैसे देखती हूँ दुनिया, भाई देखो ये जितना मैंने देखा है, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट फिजियोलॉजी में आ जाता है, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। दीज आर द 2 यूनिट्स जिससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। दीज आर द 2 यूनिट्स जो करनी जरूरी है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे इन्हें कवर करें, लेकिन कैसे? अब हमने बात की थी मंडे को भी कि हम करेंगे 11th इस वीक स्टार्ट, लेकिन हमसे 11th हो नहीं पाई। लास्ट के 5 मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है, 5 मिनट में कवर नहीं कर पाते। सो व्हाट हैव डिसाइडेड, जो मुझे समझ आता है, अगर तुमको फिजिबल लगे तो करेंगे, नहीं लगता फिजिबल तो ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। किसी को फोर्स नहीं है भाई, तुम कहोगे कि फ्राइडे को भी तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है गुड वुड बी कि हम लोग 12th को करें मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे हम अपने ये दोनों यूनिट कवर कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसके बाद आएगा फ्राइडे। फ्राइडे को हम सिर्फ 11th के क्वेश्चन करेंगे, 11th के PYQs करेंगे। PYQs भी कौन से करेंगे? सिर्फ 5 ईयर के, प्रीवियस 5 इयर्स, क्योंकि वो रिसेंट है सबसे ज्यादा। देखो मैं सारे नहीं करा सकते 1 घंटे की क्लास में, मनुष्य हूं मैं भी, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं तुमको 5 ईयर के तो करा पाऊंगी। और मैं 5 ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी कौन से? वो वाले जो चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब मैं तुमको मंडे को बताऊंगी कि तुमको प्लांट फिजियो का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे मैंने बोल दिया फोटोसिंथेसिस, ठीक है शुरू, तो फोटोसिंथेसिस अगर मैंने बोल दिया शीतल, तो फोटोसिंथेसिस को मैं तुम्हें टॉपिक डिवाइड करने में मदद कर दूंगी, ये भी बोलूं। मैं बता दूंगी मंडे को ये 2 टॉपिक कर लिए, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे थर्सडे को ये। अब जो बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं, हर्ष फंस जाता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, प्रवीण फंस जाता है, तो स्कूल वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? मैंने तुझे 2 टॉपिक दिए ना पूरे, तो तू एनसीईआरटी के 2 टॉपिक लेके जा सकते हैं। तो नोट्स बना के उसको 2 टॉपिक लेके जा सकता है। तेरे पास हार्ड बुक है तो उसको लेके चला जा, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने। अब तो स्कूल की ब्रेक में पढ़ ले, चाहे किसी फ्री पीरियड में पढ़ ले, चाहे उसको स्कूल जाते हुए पढ़ लो, चाहे स्कूल से आते हुए पढ़ लो, या क्लास के बीच में पढ़ लो। लेकिन तुम्हें मंडे टू थर्सडे मिलेगा उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे ही फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को मैं तुम्हें PYQs कराऊंगी। मैं कौन से PYQ लगाऊंगी? आई मेक श्योर कि अगर इस चैप्टर में 10 टॉपिक थे तो मैं ऐसे PY तुम्हें लगा दूं, चाहे 10 ही लगवाऊं, लेकिन ऐसे लगाऊं जिसमें ये 10 टॉपिक्स का जिक्र हो, ताकि तुम मेरे साथ वो चैप्टर रिवाइज भी कर लो इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को रिवाइज करवा दूंगी, पढ़नी तुम्हें खुद पड़ेगी। अब इसको पढ़ने के 2 तरीके, या तो यूट्यूब से कोई भी टीचर ले लो जो तुम्हें सही लग रहा है, जिससे तुम्हें समझ आ रहा है, या फिर यूट्यूब पे मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं पिछले साल के, उनको भी तो पढ़ाई था, तो उनके वाले लेक्चर्स मैं तुमको फॉरवर्ड कर देती हूँ, तुम मुझसे पढ़ लो। तुमको जो कन्वीनियंट लगता है मैं तुम्हें लिंक फॉरवर्ड कर लूंगी, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो तुम पढ़ सकते हो इसे, हर रोज 2 टॉपिक देख सकते हो, थोड़ी स्पीड तेज करके देख लेना, इसको प्रिपेयर कर लो। फ्राइडे को मैं तुम्हें PYQ लगाऊंगी तो तुम्हारे टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। सैटरडे को हमारा फिक्स ही है, हमने संडे टेस्ट डिस्कशन करनी होती है। फिर आता है संडे। संडे को आई मेक श्योर कि मैं तुम्हारी कभी कोई क्लास ना रखूं, तो संडे तुम्हारा फ्री है मेरे एंड से, कुछ मत पढ़ना, मेरी बला से बायो तो छूना ही मत। लेकिन मंडे टू सैटरडे इतनी छू लोगी एटलीस्ट तुम, मंडे टू थर्सडे इतनी थ्योरी करो कि फ्राइडे सैटरडे सुकून से निकल जाए, और संडे तुम बिल्कुल चिल करो। सो मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम जल्दी से इसको कवर कर पाओगे, एंड विल मेक श्योर कि दिसंबर से पहले इतनी 11th और 12th हो जाए कि जनवरी के फुल सिलेबस टेस्ट जब तुम देने जाओ तो तुम बायो में 300 से ऊपर मार्क्स लेकर आ पाओ। मुझे लगता है कि इतने से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो बताओ ऐसे करना है प्रैक्टिस? Yes, ma'am. तुमको ये दे रही हूँ, एक बार हाथ खड़े कर दो तो मुझे आइडिया हो जाए। तो किसी का नाम पे मैं ध्यान नहीं देती, ठीक है, तो तुम ये रेज हैंड करोगे, मैं नंबर काउंट करूंगी बस। मैक्सिमम नंबर आएगा तो प्रैक्टिस करूंगी, नहीं आएगा तो नहीं करूंगी, एज सिंपल एज दैट। फोर्स नहीं है किसी को, तो किसी बच्चे का नुकसान हो, वो चाहता है मेरे को थ्योरी पढ़नी है फ्राइडे को भी, तो फिर तो थ्योरी होगी। कितने की स्ट्रेंथ है? 76 में मुझे निकालो, 1-2 हो सकता है किसी ने ज्वाइन कर रखा हो, तो लगा लेते हैं हम 75। हाँ उर्वशी 44। ठीक है भाई, विद मेजोरिटी आप लोग जीत गए। बात पूछनी थी आपसे। हाँ बेटा पूछ। मैम जैसे मैं अभी रेगुलर +1 साथ में रिवाइज कर ही रहा हूँ सारे चैप्टर्स, तो मैं जैसे आप कह रहे हो उस हिसाब से उन जैसे जिस अकॉर्डिंग टू मैं कर रहा हूँ वैसे कर लूँ। अगर बायो कर रहा है तो बायो मेरे साथ कर ले, क्योंकि क्लास में डिस्कस होगा, तो फिर तू अलग से पढ़ेगा। मैम तो मैंने वैसे भी काफी चैप्टर्स कर लिए हैं, 10 चैप्टर्स बायो मॉलिक्यूल सेल साइकिल तक कर लिया रिवाइज एक बार +1 दोबारा। ठीक है, तो मेरे साथ कर ले, है ना? यस मैम। ट्रॉली की कराता तेरा, साथ में करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो ये प्रैक्टिस Yes, ma'am. करेंगे हम अगले हफ्ते से, ठीक है जी, डन। यो मैम मैम सिर्फ एनसीईआरटी मॉड्यूल पढ़ने से नहीं हो जाएगा? M+1 का बोल रहा था, सिर्फ एनसीईआरटी मॉड्यूल पढ़ने से नहीं हो जाएगा? एनसीईआरटी इतनी जल्दी याद कहाँ होती है पढ़ने से? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये तो नहीं बताता तुझे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन निकले, किसने डिस्कवर किया, कैसे पता चला कि वाटर यूज होता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम पेपर आता है, ये तो फैक्ट है। मैं भी तुझे उसी से रिवाइज करूंगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जब तू पढ़ के आएगा ना खुद से एनसीईआरटी से, और अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से, जब तू इनसे पढ़ के आएगा और हम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब तुझे समझ आएगा कि तुझसे कितना हुआ है। आता मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से है, 70% पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद पेपर डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मिक्स कर देते हैं, एनसीईआरटी को डिफिकल्ट भी करते हैं, कुछ बाहर से आता है ऑब्वियसली। तो एनसीईआरटी से बिल्कुल आएगा, लेकिन सॉल्व नहीं होता जब तक प्रैक्टिस ना हो। सो वांट कि दिसंबर से पहले तुम मेजर चीजों को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? ये मेरा एजेंडा है, समझ आई? मैं रिवीजन के लिए पूछ रहा था क्या बेस्ट होगा। रिवीजन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी और फिर तुम्हारे नोट्स। और अगर तो हेल्प बुक लेता है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा, एक सेकंड, कुछ जगहों पे मॉड्यूल की जरूरत है, कुछ चैप्टर्स में नहीं है, चैप्टर्स में बहुत कुछ है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पढ़ा केल्विन साइकिल, मैंने केल्विन साइकिल पढ़ ली एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से, और मैंने उसके बाद पीवाईक्यू लगाए। जब मैंने पीवाईक्यू लगाए तो मुझे पता चला पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है वो टॉपिक तो एनसीईआरटी में था ही नहीं केल्विन साइकिल का। वो ऐसा एज्यूम करते हैं ना, वो एक लाइन लिखते हैं, उनको लगता है तुम्हें सब समझ आ गया, लेकिन उसके पीछे बहुत थ्योरी होती है। तो सिर्फ केल्विन साइकिल में मैं मॉड्यूल उठा के वो केल्विन साइकिल टॉपिक पढ़ूंगी। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं सिर्फ वो टॉपिक पीछे जाके पढ़ रही हूँ। तो पहले एनसीईआरटी पर क्वेश्चन लगा, फिर जिस टॉपिक में तू फंस रहा है उसके लिए मॉड्यूल पढ़, ठीक है? और एक ही मॉड्यूल रख, पूरा साल वही पढ़नी है, दो मत रखना, नहीं तो फिर तो मॉड्यूल ही पढ़ते रह जाओगे, समझ आई? हम मॉड्यूल कहाँ से ले सकते? सॉफ्ट कॉपी तो तुमको बनती से मिल जाएगी, मिली नहीं तुम्हें? बायो के भेजी थी। मिले नहीं तुम्हें मीनाक्षी? मैम क्या नहीं मिले, को फिर रिपीट करना। सॉफ्ट कॉपी मॉड्यूल्स की तो कोमल मैम से मांगोगे सारे, ठीक है? मैम मैं हिमांशु सर ने भेजी थी ना? प्लस में सिर्फ 12th के चैप्टर्स थे मैम 11 बोल उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी होंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फिजिक्स केमिस्ट्री सर के पास होंगे, उनसे मांग लेना, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बायो मैम। जैसे हमें मैसेज भी आया था ना हार्ड कॉपी वाली बुक्स के लिए भी, जिनको वो मुझे नहीं पता, वो आपको ऑपरेशंस की कोमल मैम ही बताएंगे। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के चाहिए तो वो तो सर बता पाएंगे, बायो के मैं भेज दूंगी, अगर नहीं है मुझे बता दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। +1 के डाल देना, +2 भी है, ठीक है? हम दोनों की डाल देना। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर फटाफट 7 करके दिखा मुझे, उसमें एक वर्ड बताना तुझे, जल्दी जल्दी कर, भागते भागते भागते। चैट में आंसर यार, प्लीज पार्टिसिपेट, मतलब मजा नहीं आएगा क्वेश्चन का नहीं तो। अजीब सी कोई स्मेल है जो मुझे आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है। गुड सर। सुनो, व्हाट इज बलक? मैम ये भी एक पुल की तरह ही होता है शायद। फिर आंसर कैसे पता तुझे भी है? मैम मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे। अच्छा, देख बेटा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता और पीक्यू का आंसर पता तो ये खतरनाक चीज है। कॉन्सेप्ट पता मैम होना ये चाहिए। तो पुल की तरह ही होता है। क्या होता है फिर इसमें मतलब फर्क यंग। पूछिए। हाँ तो तुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता? मैम आपने बताया था एक खेत में यूज होता है ना। हाँ तो फर्क क्या था? क्यों खेत में क्यों यूज हो रहा था? क्योंकि वो स्टेराइल हो जाता है। हाँ बेटा, है ना? जरूर कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर आंसर पता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो जब पीवाईक्यू लगाए ना, तेरा आंसर आ जाए तो एक बार उसका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया कर, नहीं पता ना तो चेक कर लिया कर, ठीक है? समझ आई? है ना? इसलिए उसको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ तो बाकी लोग चुप हो जाओ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी कॉमन चीज करते हो, उसने सबसे पहले आंसर दिया था ना, इसलिए मैं उससे पूछ रही थी, राइट? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, मैंने भी करी है, तुम भी कर रहे हो, तो आगे से हम सबको दिक्कत होगी, तो हम वो चीज नहीं करेंगे, राइट? देखो, कंपेयर टू अ बुल, a bullock is docile,
डोसाइल मतलब बहुत प्रोडक्टिव, ठीक है। बुल और बलक में क्या फर्क होता है? बुल नॉर्मल बुल है जो हम फर्टिलाइजेशन के यूज करते हैं विद काउ, ठीक है। सो दिस इज यूज फॉर द फर्टिलाइजेशन, सो इट इज अ फर्टाइल। बलक क्या होता है? बलक बुल ही है, बुल की तरह नहीं, बुल है वो, लेकिन इस बुल की कास्ट्रेशन कर दी है। ह्यूमन के केस में कास्ट्रेशन में हम सिर्फ ऊपर की लेयर हटाते थे पीनस की, वो फर्टाइल रहते हैं। लेकिन एनिमल केस में कास्ट्रेशन का मतलब होता है उसकी टेस्टिस रिमूव कर दी है। तो अगर आपने उसकी टेस्टिस रिमूव कर दी है तो टेस्टिस ही तो है, जहाँ स्पर्म भी बनेगा, तो स्पर्म बन नहीं रहा, दैट इज इट मींस इट इज अ स्टेराइल। स्पर्म तो बन नहीं रहा, प्लस इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा। देखो टेस्टोस्टेरोन एक तो टेस्टिस में बनते हैं लड़कों के, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड में बनते हैं, तो वहां पे बहुत कम अमाउंट में बनते हैं ना, तो लो लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से जो बलक होता है ना, ये फर्टाइल तो नहीं होता, लेकिन हम इसको खेतों में यूज कर लेते हैं, ये वजन ढोने के बहुत अच्छे से काम आ जाता है, ठीक है। आंसर ये वुड बी, आंसर वुड बी बी। हम जो कैस्ट्रेशन करते हैं वो सर्जिकली करते हैं या उसकी एजिंग के साथ होती है? सर्जिकली करते हैं, सर्जिकली इंटेंशनली करते हैं। मैम हम्म, हमारे सर ने बताया था स्कूल में ना कि जब हम टेस्टिस को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। ह्यूमन के केस में ह्यूमन के केस में जो कास्ट्रेशन होती है ना, जो ग्लैंड्स पीनस के ऊपर लेयर होती है ना स्किन की, यस मैम। कास्ट्रेशन का हिंदी वर्ड होता है कतना। काफी कल्चर्स में किया जाता है। तो जो ऊपर फ्लेक्सिबल लेयर होती है ना, इसको सेंटर से काट देते हैं, पहले ऐसे कवर करती है ये, इसको यहाँ सेंटर से काट देते हैं, ठीक है। ये होती है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन के बाद मेल कभी भी इनफर्टाइल नहीं होता ह्यूमन के केस में। तुमने सुना है कि कतना होने के बाद कोई लड़का इनफर्टाइल हो गया? इनफर्टाइल नहीं होता, बहुत कल्चर्स में होता है ये ह्यूमन में, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। कास्ट्रेशन से ह्यूमन इनफर्टाइल नहीं होते, एनिमल अदर होते हैं, जैसे बलक के केस में हुआ, तब हम टेस्टिस रिमूव कर देते हैं, समझ आई? ये मैम। हाँ, करेक्ट कर देना उनको, थोड़ा भलेखा लग जाता है कभी कभार, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर है बी। मूविंग ऑन। डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे थे, लिख रखे हैं मैंने कहा था ना, मैं भी तो प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से, मैंने पहले लिख के रखे थे ताकि मुझे सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 5 करो, और क्वेश्चन नंबर 9 करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो। आई नो 2005 2001 के पुराने हैं, लेकिन टर्म बहुत कॉमन है, ये आ सकता है कहीं घूम फिर के, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। ट्राई दिस। 1 2 3 4 क्वेश्चन दूंगी मैं तुम्हें, 3 मिनट, 50 है, 53 पे पूछ लूंगी। चलो जल्दी 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 जल्दी। कुछ टॉपिक जो हमने नहीं करे पर पीवाईक्यू में आया, वो मैंने नोट्स बना दिया, सो आई सेंड यू इन द ग्रुप। अपने नोट्स अपडेट कर लेना भाई, क्योंकि नीट में एंड में नोट्स ही है जो तुम रिवाइज कर पाओगे। मैम यही हूँ, मैम कहाँ ये हूँ? बोल बोल। मैम ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से है ना? यस, तभी तो मैं तेरा सर यहाँ खा रही हूँ। एक क्वेश्चन है जो मैंने देखो नोट से कराया है, बाकी दिन नहीं है। मैम 10th क्या 10th? क्वेश्चन जो आपने कराया है। नहीं, 10th का कराया मैंने, पश्मीना कहाँ कराया? मैंने तुझे 9 नहीं, मैंने 11, तुमने 11th में ही पढ़ा होगा, 5th मैंने कराया था। यस मैम, 5th कराया था, 9 10th 11th नहीं करवाए थे। यस, तभी तो पीवाईक्यू लगवाती हूँ, क्योंकि हर टॉपिक नहीं हो सकता क्लास में, सवालों के जरिए होता है। 1 मिनट है, बात मत करो मुझसे, तुक्का तो मार लो अच्छे से। जब से मैंने क्वेश्चन देखा पश्मीना, मेरे दिमाग में गाने ही चल रहे हैं, पश्मीना धागों के संग।
यार आज बहुत गर्मी है, माय गॉड। क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करो, देखो सही गलत तो बात की बात है ना, कोशिश तो करो। बट परीक्षित, नियति, इतने सारे बच्चे हो लेकिन आंसर बहुत कम आते हैं, क्वेश्चन ट्राई किया करो यार। बात कॉन्फिडेंस की है, ऐसा कुछ नहीं होता है इंटेलिजेंट होता है। मैंने बहुत इंटेलिजेंट लोग देखे हैं यार, स्ट्रगल करते 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 हालत खराब होती। इंटेलिजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंटेलिजेंट इंसान कभी भी हो सकता है। क्वेश्चन ट्राई किया करो। बात कॉन्फिडेंस की, तुम में ना कॉन्फिडेंस की कमी है, पसंद नहीं है मुझे ये बात। बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, बताओ पढ़ोगा क्या होगा। तो ट्राई क्वेश्चंस, और सही गलत का तो मैं कुछ कह भी नहीं रही पकड़ पकड़ के। और अगर मैंने कह भी दिया तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। टीचर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और बड़ा पूरा हिंदुस्तान ये लेक्चर देख रहा है ना कि हाय मैडम ने कुछ कह दिया तो बेइज्जती हो जाएगी दुनिया में। कहते किसी को फर्क नहीं पड़ता नालायक को। देखो, अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिश, एडिबल मतलब जिसको खा सकते हैं, विच वन इज अ मैराइन फिश। देखो हिंट है कि वो मरीन होना चाहिए, समुद्री पानी की। एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड आपने फिश के ऑयल के कैप्सूल्स भी सुने होंगे, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, अच्छा सोर्स होते हैं अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किस मच्छी में मिलेगा। इसको कैसे करा था हमने, करी थी एक तो हमने करी थी फ्रेश वाटर की मच्छी, मीठे पानी की मच्छी, और एक हमने करी थी नमकीन पानी की मच्छी। हमने कहा था जो नमकीन पानी की थी उसमें हिल्सा को छोड़ के बाकी सारे नाम बहुत फैंसी थे, एंड द नेम वाज मैक्रिल। तो आंसर इज डी, ठीक है। अब जहां तुमने मैक्रिल लिखा है उसी के साथ लिख लो कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होती है, तुम्हारा नोट अपडेट हो गया। अब जो फ्रेश वाटर के थे मैंने कहा था वो देसी नाम थे, क्या नाम था कि अगर तुम रोओगे दैट इज रोहू तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कतल, कतला। तो रोहोगे तो कत्ल कर दिया जाएगा, रोहू एंड कतला द फ्रेश वाटर, राइट। तो आंसर वुड बी डी। इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में वो रिच होती है। इन्फॉर्मेशन है, लर्न करने वाली है, लर्न तो करनी पड़ेगी। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। ये मैंने क्यों बोला तुम्हें करने के लिए, 2007 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये इसलिए बोला क्योंकि जो डिजीज लिखी है ना न्यू कासल डिजीज, इनको बहुत पसंद है, ये तुम्हें और दूसरे चैप्टर्स में दिख जाएगी इस वजह से। सो न्यू कासल डिजीज इज अ डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज। ये क्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाती है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री कौन कौन से एनिमल रहते हैं भाई पोल्ट्री फार्म में। चिकन, डक, टर्की, डक टर्की, और टर्की। गीज। हाँ बेटा गीज लिख दी, टर्की, 4 है ना, याद रखने थे हमें, राइट। तो इनको बीमारी हो जाती है न्यू कासल डिजीज, इट्स अ वायरल डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोराइजा जो होती है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है, ये भी है। एक होती है पेस्टिलोसिस एंड एक सैल्मोनेलोसिस, समझ ही रहे हो तो मुझे, मेरे प्रोनाउंसिएशन खराब हो गई है, लेकिन ये ह्यूमन डिजीजेज है। अगर कोई इंसेक्ट तुमको बाइट कर लेता है और वो वूंड बन गया, तुमने उसको साफ नहीं किया, वूंड गहरा होता चला जाएगा, वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, पेस्टिलोसिस कहते हैं उसको। सैल्मोनेलोसिस इज द वन, जब सैल्मोनेला का आपको इन्फेक्शन हो जाएगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब भी हम डिजीज का चार्ट बनाते हैं तो हम उसको कैसे बनाते हैं, याद है तुमको। डिजीज का नाम लिखते हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट लिखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिट लिखते हैं और सिम्टम्स लिखते हैं, राइट। ठीक है, और ये इन्फेक्शन किसको हो रहा है ये लिख लेना ऊपर कि डिजीजेस ह्यूमन की नहीं है सारी, कुछ ह्यूमन के कुछ नहीं। तो डिजीज का नोट बना लेना, समझ आई कि नहीं। या मैम। वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना इसे, ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक कराया। मूविंग ऑन, द वर्ल्ड्स हाईली प्राइस्ड वूल यील्ड पश्मीना ब्रीड इज। अभी किससे मिलती है तुम्हें पश्मीना वूल, गोट से मिलती है। हाँ गोट, गोट नहीं, गोट से मिलती है। क्यों, क्योंकि शीप ना मेजर कंफ्यूजन होता है, अपने को ये लगता है ना बकरी शीप देती है, और सॉरी क्या बोल दिया मैंने, शीप से हमें वूल मिलती है, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है गोट और शीप के बीच में हो जाता है, तो गोट से मिलती है आपको ये, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने इसलिए कराई थी। नेक्स्ट इज विच फिश सिलेक्टिवली फीड ऑन लार्वा मस्कीटो। पानी में लार्वा हो गए मस्कीटो के, ये लार्वा बड़े होकर मच्छर बनेंगे और मेरे कानों में घूमेंगे, मुझे काटेंगे, मैं इनको यही मार दूंगी। कैसे मारूंगी, मैं मछली डाल दूंगी इसके अंदर जिसका नाम है गंबूसिया। गंबू है ये, गब्बू है पूरी, लार्वा खा खा के गब्बू हो जाती है, ठीक है। तो गंबूसिया आपने 11th में भी पढ़ा, आप इसको इकोलॉजी में भी पढ़ोगे, तो आंसर वुड बी ए। क्लियर। या
ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये, बहुत साइकोलॉजी है ये, बहुत अच्छी, कि अगर आप गलती करते हो, आपको कोई करेक्ट करता है, आपको वो याद रहता है। आप करते ही नहीं हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, उसकी गलती होगी, उसको वो क्वेश्चन याद रह जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो जिसने पीछे नहीं करा ट्राई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अब कर लो, यही है हम सब। ट्राई ये 23, सॉरी 13, 14, 25 और 26 भी कराना है मुझे। रुको रुको रुको, चलो ये कर लो पहले। 23, 13, 14, 25, यू हैव 2 मिनट्स। सर नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी जल्दी, भागो भागो भागो। M14 तो दूसरी बार आ गया। तभी तो दिया मैंने, इसने नहीं सुना उससे होगा नहीं। तभी तो 2 मिनट दिए मैंने तुझे। वन मिनट लेफ्ट बेटे, 1 मिनट लेफ्ट। यस, देखो तो टर्म एक्वाकल्चर में, जब मैंने तुमको एक्वाकल्चर बनाया बताया था, जल्दी बताओ कबूतरों, एक्वाकल्चर क्या था? फिशरी। फिशरी थी सिर्फ? जिसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों की ब्रीडिंग। हाँ, कौन से प्लांट और एनिमल? तेरे घर वाले? मरीन एक्वेटिक वर्ड गुड बोला था, इवनिंग मैम। मरीन तो मैंने बोला ही नहीं था। गुड इवनिंग। गुड कहाँ इवनिंग था बेटा? मैम, नेट का काफी इशू है यहाँ पे, आज बारिश हुई ना। अच्छा अच्छा, तबीयत ठीक है तेरी? तब ये ठीक है। आपने होमवर्क दिया था? हाँ हाँ, होमवर्क दिया था मैंने, तू आया नहीं। तो पता है हमने 5 मिनट वेट किया तेरा, है ना बच्चों? मैम यहाँ पे काफी ये इशू हुआ था, मैम। लिटरली बहुत मुश्किल से मांग के लिए नेट, मतलब गिर भी रखा है वो, सॉरी उधार पे लिया नेट। घर पे लिए ना, गिर भी लिए। मैम टीचर है ना यहाँ पे, उनसे लिया। टीचर से डेट लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये मोबाइल क्वेश्चन कर ले। अच्छा क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले। अब तूने गिरवी ले लिया है तो कर ले क्वेश्चन। देखो नलायको, एक्वेटिक कल्चर, एक्वा कल्चर में बोला था एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, मरीन, मरीन कुछ भी। जब मैंने एक्वेटिक बोला तो एक्वेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मरीन या फ्रेश वाटर? ये दोनों होता है। ओए, ओ हो दोनों। नलायको, दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। अब देखो पीछे जाओ, क्वेश्चन कह रहा है द टर्म एक्वाकल्चर मीन इनलैंड वाटर, तुमको यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल सही। मैरीन वाटर, बिल्कुल मैरीन वाटर की मछलियां भी चाहिए अपने। इनलैंड वाटर किसी को भी कर दो कल्चर, सबके सब सेम है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म ठीक है, राइट? तो आंसर वुड बी डी। मैम इसमें तो क्या होगा? मैम एक डाउट पता है। था। अरे रुक जाओ, बोलने दो पूरा। इसमें बेशक किसी ने प्लांट वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन बाकी मेंशन किए ना, तो आंसर वुड बी डी। अब जो बी है दैट इज एस्पेरजिलोसिस। इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ फंगस। क्वेश्चन पूछना था, बोल दिया मैंने, फंगस। फंगस नेम इज एस्पेरजिलस निगर, याद है तुमको? तो फंक्शन से इन्फेक्शन हो जाता है, ये उस डिजीज का नाम है। ऐसे डाल दिया उन्होंने, कह रहे बच्चों पता नहीं होगा, कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो ये डिजीज का चार्ट जो ऊपर बनाया ना, उसी में ऐड करना है इसे, समझ आई? ये मैम। प्रवीण क्वेश्चन है तेरा? मैम डाउट था कि आपने वो जो क्लास बताई थी ना कि आप स्टार्टिंग में लोगे, 2 क्लासेस लोगे आज, हाँ, 6 से वो 7। 2 क्लासेस वो इन्फॉर्म नहीं करा था ना दूसरे बैच को, तो इस वजह से कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम हो गई थी ना, आ नहीं सकते थे वो, मैंने इसलिए काफी यही लिया। सीरियसली ले लिया उसे, और स्कूल से काफी जल्दी आ गया था, बस को छोड़ दिया था। हाय रब्बा, कैसे आया फिर तू? मैं पैदल आया, बारिश लगी थी काफी ज्यादा, तूफान वाली। आई एम रियली सॉरी बेटा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो सॉरी सॉरी। मैम।
नहीं, सो सॉरी, मैं उस बैच में अनाउंस करना भूल गई थी, तो मैं बैच मर्ज नहीं कर सकती थी ना बिना अनाउंस करे। मुझे कहीं मैं क्वेश्चन मतलब छोड़ना दूंगा, फिर 6:30 पहुंचता हूँ घर पे, तो फिर तो लाइट होएगी नहीं वहाँ पे। हम लाइट है यहाँ पे, मतलब जनरेटर लगा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक इसका प्रॉब्लम है इंटरनेट का। मैं एक गांव में ना एक्चुअली यहाँ पे, और कोई थोड़ी सी ना, बारिश हो जाती है कुछ। रिकॉर्डिंग ले लियो मुझसे बाकी क्वेश्चन की, ठीक है। यस अब देखो, फिश विच इज, तो मस्कीटो खा के लार्वा खाती है, गंबूसिया, गंबू फिश, गब्बू गब्बू, आंसर इज ए। नाउ प्लांट ब्रीडिंग, अ टू ब्रीडिंग प्लांट, सच्चा ब्रीडिंग प्लांट को अपन कहते हैं ना प्योर लाइन बनती है जो, तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट की क्वालिटी क्या होती है, दैट द प्लांट व्हेन वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, खुद से ब्रीडिंग कर लेगा, उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, नो मैम। उससे तो प्लांट ब्रीडिंग करते ही है, हम उनको कौन सा जाके हर रोज बोलते हैं कि आ बेटा तुझे पोलन ग्रेन डाले, उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट, अनरिलेटेड प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होती रहेगी तो प्योर लाइन नहीं बनेगी, रिलेटेड प्लांट होने चाहिए जिसमें हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उससे प्योर लाइन बनती है, तो रिलेटेड होना चाहिए थे। नियर होमोजाइगस, ऑलमोस्ट होमोजाइगस जीन बनते हैं, मतलब कि जो पापा से आया है, अगर डोमिनेंट फीचर आया तो मदर से भी डोमिनेंट आ रहा है, तो नियर होमोजाइगस होंगे एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, जो माँ बाप से ऑफस्प्रिंग बहुत मिलते हैं फीचर में। यस, प्योर लाइन का मतलब ही होता है कि जो भी मेन फीचर है वो वैसा का वैसे ही रहे, पेरेंट्स टॉल थे तो बच्चे भी टॉल ही टॉल आते रहे, सेम रहे, तो आंसर वुड बी सी। डी कहता है ऑलवेज होमोजाइगस, रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा रिसेसिव थोड़े होते हैं, प्योर लाइन हो सकता है ना टॉल टॉल भी आ जाए, तो होमोजाइगस रिसेसिव नहीं होते हर बार, सो आंसर वुड बी सी। ठीक है। Now there is a very very good question here, कहाँ गया, ये रहा, मैम 27th वाला 26 27 भी करना है तुझे? तो मैम 26 से ठीक है, बस दिखेगा नहीं ढंग से ना। 26 कर ले, 26 एंड 2016 फिर 20। ऑप्शन बी 20। ओए क्या बात, चैट में लिखना भूल गए हम? सॉरी मैम, बस याद नहीं रहा। चलो 2 मिनट है तुम्हारे पास सोचना, नहीं 2 मिनट नहीं 1 मिनट है ही कितना, 1 मिनट है, पाइप पे पूछ लूंगी अब इसमें क्या कैमरा बंद करूं। क्वेश्चन नंबर 27 के ना ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो थोड़ा सा 27 नहीं करना, 27 नहीं, 2016 और 26 का, 27 के लिए मैं नीचे करूंगी, वो लंबा है, 2016 एंड 26 करो। करो करो, ले लो 1 मिनट। कृतिका, हरीश, नाइस, किसका डी किसका बी कोई नहीं लिखता है, ऑर्डर में खुद ही समझ जाओ। देखो भाई, मिल्क यील्डिंग हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज ऑफ काउ आर ऑब्टेन्ड बाय, मुझको ऐसी गाय चाहिए जो बहुत बढ़िया से मिल्क दे, ठीक है, तो मैं ब्रीडिंग करके वैसी का बना लूंगी। अब ब्रीडिंग करने की टेक्निक बहुत बढ़िया थी, दैट इज नोन एज मॉट, MOET, और ये सारे स्टेप मॉट के हैं, सरोगेट मदर यूज करेंगे, सुपर ओव्यूलेशन कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, सो ऑल ऑफ दिस वर्ड्स these processes will be used to produce high yielding variety of a cow, right? So answer would be D. डी डी। बेटा D, C नहीं, समझ आया कैसे? डी। सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे ना, C थोड़ी होगा सिर्फ। Now, a system of rotating crop with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility is called, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक फार्मिंग होती है जिसमें एक लैंड है, ठीक है, सॉइल है उसके ऊपर नॉर्मल, मैं क्या चाहती हूँ सॉइल फर्टाइल हो बहुत ज्यादा, तो पहले मैं सॉइल पे क्या लगा दूंगी, घास, ग्रास उगा दो बढ़िया से, ग्रास उगेगी, वो सनलाइट लेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, पानी होल्ड करेगी, तो जो मिट्टी है वो खाद्य हो जाएगी, खाद्य मतलब फर्टाइल हो जाएगी, ज्यादा पानी होल्ड कर रही है, वो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे माइक्रोब आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिट्टी बहुत अच्छी होगी। फिर थोड़े टाइम में क्या करो तुम, इसी जगह पे ग्रास हटाओ और यहाँ लगा दो तुम प्लांट, कौन से, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें पल्सेस कन्वर्ट नाइट्रोजन कर सकते हैं। दाल, फिक्सिंग हाँ बेटा दाल, जो भी दाल खाते हो 2000 लेग्यूमिनस प्लांट, जिसे हम कहते हैं पल्सेस,
ठीक है। नोड्स होते हैं जिनमें। हाँ, ये क्यों इतने खास है, मैंने ये क्यों गाई, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है ना, इनकी रूट्स में लग जाते हैं बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और यहाँ नोड्स बना देते हैं। ठीक है, लेग ह्यूमन ग्लोबिन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वो सॉइल में डाल देते हैं, प्लांट तो लेता है लेकिन उसके साथ सॉइल में भी डालते हैं। तो सॉइल मेरी रिच हो जाएगी किसमें, नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन रिच सॉइल होगी मेरी। अब मैं इसके बाद कोई भी खेती करती हूँ, देखो हर खेती का थोड़ा अलग तरीका होता है, कौन सा लेग्यूम लगाओगे और कौन सा ग्रास लगाओगे डिपेंड करता है आप आगे क्या उगा रहे हो। तुमको उसकी डिटेल में नहीं जाना, तुम्हें इतना पता है कि तुमने अब एग्रीकल्चर किया है। लेट्स से मैंने गोभी उगा ली, तो अगर मैंने गोभी के प्लांट लगाए तो गोभी के प्लांट को बढ़िया मिट्टी मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है। इसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन की लेवल कम हो गया, न्यूट्रिएंट का लेवल कम हुआ, मैं दोबारा से इसमें क्या करूंगी, लेग्यूम लगा दूंगी। फिर लेग्यूम को हटा के मैं दोबारा से इसमें एग्रीकल्चर करूंगी। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार प्लांट लेग्यूम लगा रही हूँ, फिर एग्रीकल्चर कर रही हूँ, फिर लेग्यूम लगा रही हूँ, फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही हूँ, राइट। तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ ना बार बार इस प्रोसेस को, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो पाए। क्वेश्चन था सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप, तो मैं क्रॉप को रोटेट कर रही हूँ, लेग्यूम गोभी, लेग्यूम लो गोभी, राइट, विद लेग्यूमिनस प्लांट। आप लेग्यूमिनस प्लांट से रोटेट करते हो ताकि सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो पाए और उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए बेसिकली। तो ऐसी फार्मिंग को हम कहते हैं ले फार्मिंग। ठीक है, ले फार्मिंग कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना, पता ही पढ़ते भी नहीं है आप, बेशक पढ़ोगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है झूम कल्टीवेशन, सुना है? यस क्या होता है इसमें, क्या होता है? हम फॉरेस्ट के एक लैंड में फायर लगा देते हैं जिसकी वजह से एशेस की वजह से फर्टाइल हो जाती है लैंड, उसमें फिर कल्टीवेशन करते हैं। तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं? मैम उसके बाद उसमें 3 to 4 इयर्स के बाद उसको शिफ्ट कर देते लैंड को। लैंड को कहाँ शिफ्ट कर दिया हुआ? मैम मतलब दूसरे लैंड में करते कल्टीवेशन सेम इसी प्रोसेस के साथ। हाँ, जैसे इस लैंड में मैंने कल्टीवेशन करी, मैंने अपना हार्वेस्ट कर लिया, अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ पार्ट तो बचेगा ना, भूसा या ये सब बच जाता है, उसको आग लगा दो। जब आग लगा दी वो ऐश बन गई, ऐश मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगी, उसको छोड़ दो 10 सालों के लिए। टेक्निकली 10 सालों के लिए छोड़ना होता है, कम से कम 10 साल के लिए लैंड छोड़ दिया मैंने, कहीं और कल्टीवेशन करी। 10 सालों के बाद मैं दोबारा जब इस मिट्टी पे आऊंगी ना, ये सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी उस ऐश की वजह से, मैं दोबारा यह कल्टीवेशन कर सकती हूँ। इसी को हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये तो हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आती है स्ट्राइप फार्मिंग। स्ट्राइप फार्मिंग होती है जब आप लेयर्स में फार्मिंग करते हो, एक ही प्लेन एरिया में लेयर लगाओगे। कैसे? जैसे ये दिख रहा है आपको, तो आपने लेयर में सारी फार्मिंग करी। अगर आप ये देखोगे, ये वाली पिक्चर ज्यादा बेहतर है। तो लेयर में फार्मिंग का फायदा क्या होता है कि देखो, मान लो यहाँ पर फ्लड आ गया, बेटा पानी जब मूव करेगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता रहेगा, तो ये सारी लेयर्स उस पानी को जाते हुए, पानी को तो खैर कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसके साथ जो मिट्टी जा रही है ना उसको रोक लेगी। सो दिस का टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल अगर पानी के साथ या फ्लो के साथ, हवा के फ्लो के साथ उड़ जाए, सो दैट इज सॉइल इरोजन। वी डोंट वांट दैट, क्योंकि सबसे फर्टाइल सॉइल ऊपर की होती है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। आप इकोलॉजी में पढ़ोगे कि वो कैसे बनती है, क्वेश्चन आता है नीट का उससे। तो इस ऊपर की लेयर को बचाने के लिए हम स्ट्राइप कल्टीवेशन भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्राइप्स बना दोगी। दूसरा आता है कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग आपने हिमाचल में देखी होगी, सीढ़ियां सी बना देते हैं ना पहाड़ों में। पहाड़ों को काटते नहीं है, पहाड़ों में सीढ़ियां बना के फार्मिंग करते हैं। इससे क्या होता है, मान लो बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, देख अगर बिल्कुल स्लांट होता तो पानी के साथ पूरी मिट्टी बह जाती, तुमने उसे सीढ़ियां बना दी। अब पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा, उसके एक्सेलरेशन में तो कम होगी ना धीरे धीरे, और हर जगह पे प्लांट लगा हुआ है, तो हर प्लांट के साथ टकरा के उसका सॉइल रुक जाएगा। तो अगर सीधा नीचे जाता पानी तो मिट्टी भी साथ चली जाती, लेकिन तुमने इस तरीके से उसे लगाया है तो सॉइल बच जाती है इरोजन से। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टोर फार्मिंग। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, तुम्हें इसका नोट बना के रखना है, इनकी डेफिनेशन लिख के। समझ आई? आंसर वुड बी सी। देखो क्वेश्चन एनालिसिस जो भी होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्लास के नोट्स बनाओ दैट इज इजी, पर हर एक क्वेश्चन पे जब आप फंसते हो उसके नोट्स बनाने में मेहनत लगती है। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन का फायदा नहीं है, और जब आप नोट्स बनाओगे आपको पता चल जाएगा आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं, राइट। तो इसको नोट्स जरूर बना लेना। क्लियर? ये वाले क्वेश्चन, ये देखो, ये 3 क्वेश्चन हमने करे थे। लेट्स सी ये आया है, देखो क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 एंड 31। इसके नीचे करना पड़ेगा, क्या हो रहा है पिछली क्लास में कैसे हो गया था? दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन? ये मैम सात्विक दिख रहा है?
यस मैम। ठीक है, 28, 29, 30, 31। 4 क्वेश्चन, 3 मिनट, स्टार्ट। 15 पे पूछूंगी तुमसे, चैट में लिखना, एक साथ आंसर करना है। कृतिका, मैं तेरा एक एक आंसर पढ़ू है। वंश बेटा एक साथ कर दे आंसर, मुझ पर रहम कर, मेरी बूढ़ी आंखों पर रहम कर। आज क्या डेट है बेटा? 10। ओ, आज 10 है। आज क्या वार है? जो आज क्या वार है? थर्सडे। थर्सडे है। ओ, कल बुक फेयर है, मुझे लगा सैटरडे को है। ओ, ओए तुम क्वेश्चन करो, मुझे हल्ला मचाने की आदत है। कर लिए मैम। बेटा 3 मिनट दिए, तो 1 मिनट और बचा है, तुम दूंगी तो मैं सबको। One minute left. ओ भाई, आजकल न्यूज सुनने को मिलती है, किसी डीन ने एमबीबीएस सीट बेची, ब्राइब लेते हुए पकड़े गए। बहुत होता है एडमिशन के टाइम में। कितना? 10 लाख, या तो 10 लाख लिखा है, मैं नहीं मानती ज्यादा होगा। ये है मैम। मेरे जमाने में जो ब्राइब मांगने का कल्चर था वो था 25 लाख। मैं कैसे मान लूं 10 लाख है अभी? मैम 1 0 बढ़ा दो। हो गया। तो क्वेश्चन तो एक जैसे ही थे, कैसे नहीं करे तुमने? अरे ये क्या होगा? किए मैम। अच्छा ये ऐसे होता है। देखो, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो प्लांट ब्रीडिंग, मैंने तुमसे एप्पल बनवाए थे ना, तो जब एप्पल बनवाए थे तो सबसे पहला स्टेप क्या था? जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा करा था, प्लांट या फिर सीड के जर्म फॉर्म में। प्लाज्म। हाँ, तो वो जो सारा इकट्ठा करा था हमने उस थाली के ऊपर, वो सारा सारा मटेरियल कहलाता था जर्म प्लाज्म। सो द इंटायर कलेक्शन having all the diverse allele for all genes in a given crop is called germplasm collection. NCERT की लाइन लिखी है इन्होंने, ये लाइन दोबारा नीचे आएगी। That means this line is important. अपने नोट्स में लिख लो। आंसर वुड बी बी। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर कब हुई थी भाई? हरी रेवोल्यूशन 1960। हाँ, तो देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। 70 स्टार्ट कहाँ से हुई थी ना, वहां से मेंशन करना है। देख, सबसे पहले आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में, इसलिए छोटा एस लगाया उन्होंने डेट नहीं लिखी थी था। ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको देख के इंस्पायर होके आई थी व्हाइट रेवोल्यूशन 1970s में, और उससे इंस्पायर होके कौन सी आएगी? ब्लू रेवोल्यूशन 1985 से एग्जैक्टली 1990 तक चली है ना, ये 5 साल की। दैट वाज ब्लू रेवोल्यूशन। तो डेट वाइज आपको याद है ना, पहले हरी, फिर व्हाइट, फिर नीली। करेक्ट आंसर वुड बी ए। इसलिए हमने इसको पढ़ा भी था एट द फर्स्ट प्लेस, राइट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील ऑफ ऑल द जीन्स इन अ क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म। अब ऊपर प्लाज्म। सेम स्टेटमेंट आई। देखो, हर्बेरियम क्या होता है? जब आप डेड प्लांट्स को चिपका के पेज पे रखते हो और उसके बारे में डिटेल्स लिखते हो, दैट इज हर्बेरियम शीट्स, अगर आपको याद है तो हर्बेरियम वो जगह होती है जहाँ हर्बेरियम शीट्स लिखते हैं। जीन लाइब्रेरी होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की लाइब्रेरी, आप सिस्टम में रखते हो, ठीक है। और जीनोम क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था ना, किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक मटेरियल टुगेदर इज नोन एज जीनोम। समझ आई? हम ये सिंगल सेट दोबारा बोल बेटा। ये सिंगल सेट होता है ना?
हाँ, सिंगल सेट ऑफ, किसी एक ऑर्गेनिज्म का पूरा सिंगल सेट ऑफ जो उसका इंफॉर्मेशन है ना जेनेटिक मटेरियल की, दैट इज जीनोम। तो सारे जीन्स पता है उसको। नाउ 31 किया था आपने? ये मैम। हाँ बेटा, हमने 2 ही तो करे थे जो बॉर्लॉग थे। बॉर्लॉग जी ने क्या कहा था? बॉर्लॉग जी ने डिस्कवर किया था सेमी-डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। और हमने व्हीट को कैसे याद किया था कि ये कैसे होते हैं? गोल्ड, सोने की सोना। तरह। तो सेमी-डॉर्फ वैरायटी के 2 नाम क्या है? सोनालिका सोनालिका एंड कल्याण एंड सोना। कल्याण सोना। हाँ, शाबाश। और राइस के 2 नाम क्या थे? हमने कहा था हिंदी पिक्चर में जया जय बच्चन एंड जी रत्ना। किसके साथ बैठी है? साथ रत्ना जी के साथ, है ना, साथ में बैठे चावल खा रहे। ये करा था हमने, चावल जी राइस। तो जय और रत्ना किसकी वैरायटी है? राइस, है ना। तो बिना ऑप्शन देखे मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में। वेरी गुड दीक्षित, बोलता कम है लड़का हमारा, लेकिन बढ़िया आंसर करता है। दीक्षित हेलो बोलोगे? तुम्हारी आवाज नहीं सुनी मैंने। यस मैम। कभी कभार सुनिए। हिमगिरी डेवलप। अब हिमगिरी कैसा है ना, हिमाचल पे पहाड़ के ऊपर हेमा चली और गिर गई। क्यों? वो रोटी खा के नहीं गई थी। तो जो रोटी खा के जाते हैं वो पहाड़ चढ़ जाते हैं, है ना। तो रोटी इज फ्रॉम व्हीट, तो हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ व्हीट। करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। ये डब्बे से क्वेश्चन है, डब्बे से क्वेश्चन आते हैं, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो डू क्वेश्चन नंबर 33, डू क्वेश्चन नंबर 34। और ये दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42। राजकुमारी बेटा एक साथ दे दे 4 आंसर, अकेले अकेले ढूंढो मन है। 4 क्वेश्चन है, 3 मिनट है, उसके बाद हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे जो आज हमारे लिए कौन करके आया है? प्रवीण। प्रवीण, अगर मैं अगला क्वेश्चन कराने लगूं मुझे याद दिला दियो। कृतिका बेस्ट फ्रेंड हो राजकुमारी की, बोला ना एक साथ 4 क्वेश्चन के आंसर दे, कितने आते हैं वो तो दे। बेटे 2 मिनट्स ले। बेटे 1 मिनट्स लेफ्ट, मिनट्स। हाँ, थोड़ा सा जल्दी बोल दिया मैंने, पर तुमने आंसर दे दिया। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। तुमको प्लांट ब्रीडिंग कर ली, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ब्रीडिंग के बाद तुमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये स्पेशल टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। यस, आंसर वुड बी बी। वेरी गुड। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम कर चुके हैं, जिसमें हम सेल्स को फ्यूज कराते हैं तो उनके प्रोटोप्लाज्म को
ठीक है, प्रोटोप्लास्टिक सेल्स होते थे। बायोमैग्निफिकेशन आप आगे करोगे इकोलॉजी में, इसे इग्नोर कर दो, इस पे नोट मत बनाना, अभी बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी डिटेल में। माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर के अंदर आता है ना। टिश्यू कल्चर इज अ स्मॉल टेक्निक, आप प्लांट का एक पार्ट लेते हो, उसके पार्ट को ग्रो करते हो, प्लांट बनाते हो। माइक्रो प्रोपेगेशन में पूरे प्लांट के सीड्स ले लेते हो और बहुत सारी ग्रोथ करते हो। माइक्रो प्रोपेगेशन एक बड़ी टेक्निक है, टिश्यू कल्चर एक छोटी टेक्निक है। तो ये तीन टर्म्स अगर देखो तो दे कैन बी कंफ्यूजिंग, किसी के लिए भी हो जाएगी, तो इसके नोट्स बना लेना, इसके आगे इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना, इट विल हेल्प यू। कंफ्यूज कर सकती है ना ये, आपने अलग अलग लिख रखा है, इसको एक जगह लिख लेना, आपको मदद करेगी ये। ठीक है, आंसर वुड बी बी, बायोफोर्टिफिकेशन का। नाउ हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडी देन द डाइप्लॉइड, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हैप्लॉइड सेल हम प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डाइप्लॉइड। देखो, अगर मेरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है किसी सेल की, तो मैं कौन सा सेल लूंगी, मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो मैं कौन सा सेल लूं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? आरबीसी। क्यों? आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, न्यूक्लियस ने तो एम सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही होगा, इजी होगा पढ़ना पे। क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी हमें स्टडी करने में। डब्ल्यूबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस एक से ज्यादा भी होता है, उसको स्टडी करने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगी। ठीक है, उसी तरीके से अब तुम इसी कॉन्सेप्ट को लगाओ दोबारा, किसमें, क्या क्वेश्चन था, हैप्लॉइड में म्यूटेंट। देख बेटा, अगर हैप्लॉइड सेल है मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना। हैप्लॉइड के अंदर तो कोई जीन में ये क्रोमोसोम नंबर 1 लिखा है। अब क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर अगर कोई रिसेसिव जीन है जो बीमारी कॉज करता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, तो पता चल जाएगा यार ये जीन बीमारी कॉज कर सकता है। ये डाइप्लॉइड के केस में कर नहीं सकता, अगर ये रिसेसिव जीन है और यहाँ पे डोमिनेंट जीन पड़ा है ना, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो अगर मैं हैप्लॉइड को स्टडी करती हूँ ना, तो डोमिनेंट तो अपने आप को एक्सप्रेस करते ही है, रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, सब कुछ सेम ही होता है एक हैप्लॉइड जीन के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। तो हैप्लॉइड सेट को पढ़ना इजी है, अगर मैं कोई म्यूटेशन कॉज कर रही हूँ उसका इफेक्ट जानना इजी है, क्योंकि ये इजी सेल है, इसके न्यूक्लियस में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। एक बार आगे यहाँ देखते हैं रीजन लिखा है या नहीं। हैप्लॉइड सेल आर मोर अबंडेंट इन नेचर, ऐसा कुछ नहीं है हैप्लॉइड ज्यादा है डाइप्लॉइड ज्यादा है, ऐसा कोई नंबर का फर्क ही नहीं है। ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड, दोनों म्यूटेशन एक्सप्रेस हो जाएगी हैप्लॉइड में, ये बात सही है। हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डाइप्लॉइड, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी का कोई सेंस नहीं है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों स्टेबल है, मेरा एग भी स्टेबल है, मेरी बॉडी के बाकी सेल भी स्टेबल है, बावले नहीं है वो, सिर्फ मैं हिली हुई हूँ। ठीक है, तो दोनों स्टेबल है। म्यूटेजेंस मतलब जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, रेडिएशन या केमिकल। म्यूटेजन पेनिट्रेट इन हैप्लॉइड मोर एफिशिएंटली देन द डिप्लॉइड। बेटा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का मतलब है उनके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ है या डबल है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि सेल की थिकनेस कितनी है, तो म्यूटेजेंस तो दोनों में पेनिट्रेट कर जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है, राइट। तो आंसर वुड बी बी, क्लियर। ये मैम नाउ ट्रिटिकेल इज अ वैरायटी जो पहली फर्स्ट मैन मेड, पहले तो मैन हटाओ, ह्यूमन है, ये मनुष्य की बात करो, ह्यूमन मेड सीरियल क्रॉप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नीट का क्वेश्चन ही आ गया, फर्स्ट ह्यूमन मेड सीरियल क्रॉप इज ट्रिटिकेल, बढ़िया खा सकते हैं हम इसको। किसके क्रॉप से बना है, वीट को मिला दो किससे, सही से, ये आपको दे देता है ट्रिटिकेल, समझ आई। आंसर वुड बी बी। नाउ 3 क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 3 क्रॉप कौन से, एक आटा, एक चावल और दूसरा मक्का, मेज। आंसर वुड बी, बहुत इजीली बिकता है ना ये तीनों चीजें। स्वीट कॉर्न तो सब खाते हैं, चाइना वाले भी खाते हैं बेटा, हम ही नहीं खाए, है ना, क्लियर। चल भी प्रवीण, मरेस्मसन क्रवाशियो को बताना था तूने, क्या बताना था, होमवर्क क्या था तेरा, सेल्स के टाइप्स बता बेटा। कर क्या है, यहाँ पे तो एक टोटेंट, यस बोल कौन सा, फर्स्ट टोटिपोटेंट, सेकंड इज प्लूरिपोटेंशियल, प्लूरोपोटेंट, स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट। हाँ बता बेटा क्या है, थर्ड और थर्ड मुझे पता था, मल्टी पोटेंशियल, मल्टीपोटेंट। बता बेटा। उसके लास्ट, आई मीन उसके लास्ट में पोटेंट यूज किया ना, उसमें पोटेंशियल है यहाँ पे।
कि सेल के अंदर कितनी पोटेंशियल है, और जैसे कितनी पोटेंशियल है। पोटेंशियल जैसे फर्स्ट है इसमें टोटी है, तो यहाँ पे टोटी का मतलब टोटल पोटेंशियल है। वेरी गुड। टोटल पोटेंशियल है कि ये वाले सेल है और पूरा जो- ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है, ये एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। हाँ बोलो। जो थर्ड है उसमें मल्टी का मतलब मल्टी पोटेंशियल है। ओके और सबसे ज्यादा पोटेंशियल टोटी पोटेंशियल में होती है, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है प्लूरिपोटेंट, और लास्ट में फिर मल्टी पोटेंशियल। ठीक है। टोटीपोटेंट सेल कैसा है, जैसे हमारे एम्ब्रियो, बेटा एम्ब्रियो के पास, जो डिवाइड कर एम्ब्रियो छोड़, जाइगोट, डिवाइड करते हैं, रिन्यू कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपको। एग्जांपल के लिए जाइगोट, और एग्जांपल के लिए एम्ब्रियो प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। हाँ, और प्लूरिपोटेंट में उसमें सिर्फ ओनली एम्ब्रियो आएगा, मतलब प्लेट स्टेज इसमें के सिर्फ बाद ना सिर्फ इनर सेल मास होता है, सिर्फ वही कैपेबल होता है, मतलब ट्रोपोप्लास्ट नहीं हाँ होता इनर कैपेबल। सेल, तो यस। इन द सेंस सिर्फ वही कर पाता और है। मल्टीपोटेंट में इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टिश्यू या सेल टाइप को ही मतलब कर पाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हीमोपोइटिक सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, तो जैसे वो ब्लड सिर्फ ब्लड सेल्स को ही जन्म दे पाते हैं, मतलब वो पूरी एम्ब्रियो या उसके एम्ब्रियोनिक शाबाश, फ्लूइड है बढ़िया से उसको करके नहीं आया, कर सकते अंदर। बढ़िया से करके आया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे से करा इसमें। देखो अब सारे सुनो ध्यान से, उसका नेट खराब है इसलिए तुम्हें आवाज नहीं आ रही होगी। टोटीपोटेंट का मतलब है एक सेल है जो आगे चल के पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे जाइगोट, जब एग और स्पर्म की फ्यूजन हुई होगी और जाइगोट बना होगा, उस जाइगोट से मैं पूरी बनी ना, मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट बना, तो जाइगोट इज टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल वो जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो हमारे केस में जाइगोट हो गया। अब प्लूरिपोटेंट क्या होता है, प्लूरिपोटेंट टोटीपोटेंट से थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। तो प्लूरिपोटेंट स्पेसिफिकली वो वाले सेल है जो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे कि एम्ब्रियो के अंदर अगर आपको याद है, हम बनाते थे जाइगोट 8 सेल स्टेज तक की टोटीपोटेंट सेल रहते हैं। हाँ, जैसे हम बनाते थे ट्रोफोब्लास्ट सेल की लेयर बनाते थे और अंदर बनाते थे इनर सेल मास। तो बेका सिर्फ इनर सेल मास है ना जो ऑर्गेनिज्म बना पा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट सेल तो हमारा मदद कर देता है ना आगे की लेयर बनाने में, आपको याद है एम्बिलिकल कॉर्ड में मदद करता है ना, सॉरी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करता है। तो प्लूरिपोटेंट सेल्स का मतलब है कि वो वाले सेल्स जो टोटीपोटेंट से थोड़े कम सक्षम है, ज्यादा उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा ICM, इनर सेल मास, ठीक है। बेसिकली अगर और सिंपल करूं तो प्लूरिपोटेंट सेल वो है जो 3 जर्म लेयर से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उसी से मेरी बॉडी बनी है ना। तो वो प्लूरिपोटेंट सेल थे ICM, इनर सेल मास। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी याद है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो तुम ये वाला पार्ट समझ पाओगे। मल्टीपोटेंट की क्या बात है, मल्टीपोटेंट का मतलब है एक सेल है वो आगे कुछ स्ट्रक्चर बना सकता है लेकिन लिमिटेड है। जैसे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपके RBC और WBC बनाते हैं। तो आपका जो ब्लड के सेल्स है ना, वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, तुम ऐसे नीचे हाथ लगाओ हिप रीजन के पास, तो जो लास्ट बोन होती है ना, वहां पे तुम्हारे पड़े होते हैं ये मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल डिवाइड करते हैं, वहीं पे तुम्हारी RBC भी बनती है, WBC बनती है, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी वहीं से आती है। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मेरी बॉडी में सिर्फ ब्लड के सेल्स बनाते हैं, वो ब्रेन सेल्स तो नहीं बना रहे ना, हार्ट सेल तो नहीं बना रहे ना, तो उनका काम थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो टोटीपोटेंट पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। प्लूरिपोटेंट सिर्फ एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोसोम वाली लेयर से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बाकी और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, प्लेसेंटा नहीं बनाएगा, एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बनाएगा। मल्टीपोटेंट एक सेल कुछ लिमिटेड सेल्स बना सकता है, जैसे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मतलब मेरे ब्लड के सेल बना रहे हैं। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से करा तूने होमवर्क, राइट। तो ये टर्म्स ना आ जाती है और कंफ्यूज कर जाती है। अब ये देखो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं मैं सही से कह सकती, कहीं ना कहीं बीच बीच में आती